सभी बीपीएससी प्रतिभागियों को सुभाष पोद्दार का प्यार भरा नमस्कार। आप कैरियर सेपर पर ये माइक्रोसेट देख रहे हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लाया गया है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, किसने भारतीयों का कार्टून आधा गोरिल्ला आधा निग्रो के रूप में छापा? ऑप्शन देखें, द पंच, द गार्जियन, द वाशिंगटन पोस्ट, सर्च लाइट। तो ये द पंच था, इसमें छापा गया था ऐसा। ये देखें, इसके प्रीटेक्स्ट में अगर जाएंगे तो ऐसा पाएंगे कि शासकों एवं शासितों के बीच जो रेशियल बिटरनेस था, कटुता थी, उसका फीलिंग 1857 के विद्रोह का एक अनफॉर्चुनेट लेगेसी बना। इसी भावना की झलकी था द पंच का यह कार्टून। 2 नंबर देखें, भारतीयों के प्रति यूरोपियों की संकीर्ण सोच के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या था भारतीयों के प्रति यूरोपियों की सोच? वो भी नैरो माइंडेडनेस के साथ। ऑप्शन देखें, स्वयं को एक श्रेष्ठ प्रजाति माना। ये बात सही है। भारतीयों को एक श्रेष्ठ प्रजाति का माना, ये गलत है। भारतीयों को एक हीन प्रजाति का माना, ये सही है। भारतीयों को बार बार लायर्स, परज्यूरर्स और फॉर्जर्स के देश का कहा, ये भी सही है। परज्यूरर्स बोलते हैं जो कोर्ट में वो जो सच बोलने का कसम खाता है, वो बोल के भी झूठ बोलने वाले को परज्यूरर्स कहा जाता है। और फॉर्जर्स भी है, जो हेरा फेरी करने में महारत जिसको हासिल होता है वो फॉर्जर्स कहलाता है। और लायर्स तो झूठा हुआ। तो इस तरह से देखें, ऑप्शन में देख रहे हैं, ये ए सही है, सी सही है, डी सही है। यानी ऐसा यूरोपियों की संकीर्ण मानसिकता थी। अपने आप को गौरवान्वित किया भारतीयों के सामने और भारतीयों को नीचा दिखाया। तो इसमें बी नंबर असत्य हुआ। भारतीयों को एक श्रेष्ठ प्रजाति माना, ऐसा नहीं माना उन्होंने, यूरोपियों ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये बी हुआ इसका आंसर। थोड़ा सा इसके अगर प्रीटेक्स्ट में जाएंगे तो ये जो एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी था ब्रिटिश इंडिया में, वो भारतीयों के प्रति एरोगेंस और कंटेम्प्ट यानी कि उपहास वाला भाव का एक एटीट्यूड डेवलप किया। और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि भारतीयों के लिए एकमात्र कारक प्रभावकारी साबित हुआ वह है क्या? सुपेरियर फोर्स का। यानी कि यूरोपियन फोर्स जो था वो सुपेरियर था इंडियन के तुलना में। तो ये चीज़ प्रभावकारी साबित हुआ इंडियन के सामने, ऐसा एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का सोच था। तो फिर ये जो एंग्लो इंडियन लॉबी ने फिर बुक्स में, लीफलेट्स में और पॉम्पलेट में यूरोपीय प्रजातियों को रेशियल, यूरोपीय प्रजातियों का जो है रेशियल सुप्रीमेसी, उसको जस्टिफाई करने का काम किया। तो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी भी साथ दे रहा था। तो इस तरह की मानसिकता बनी। तीन नंबर देखें, अंग्रेजों की किस गतिविधि से भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं मिला? अब बढ़ावा कैसे मिला ये जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजों का जो ये था क्रियाकलाप था, एक्टिविटी था, उससे भारत में इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे उसको बढ़ावा मिला? इकोनॉमिक नेशनलिज्म को, ये क्वेश्चन बढ़िया है। आर्थिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन देखें, भेदभावपूर्ण आर्थिक और राजकोषीय नीतियाँ, ये तो सही है। क्लासिकल औपनिवेशिक मॉडल पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना,
अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के संरक्षण हेतु सभी क्षेत्रों में भारत की आर्थिक गतियों को दिशा देना। तो इसमें देखें सी जो ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा। इससे आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि ए, बी और डी से बढ़ावा मिला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था यानी पूर्वार्ध, उसमें ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का अगवा था। उस समय उसको वैनगार्ड बोला जाता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। ब्रिटेन को सस्ते कच्चे मालों और तैयार मालों के लिए बाज़ारों की आवश्यकता भी थी उसे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इस तरह की बातें सामने आई कि इंडिया में इकोनॉमिक नेशनलिज्म डेवलप हो गया उसकी पॉलिसी की वजह से। ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी अपने हित के लिए भारत में, उसकी वजह से। तो देखिए ये जो डी नंबर ऑप्शन देखें, ये सभी क्षेत्रों से कहने का मतलब है कि कृषि, भारी उद्योग, वित्त, टैरिफ, विदेशी पूंजी निवेश, विदेश व्यापार, बैंकिंग इत्यादि, ये सब उनके संरक्षण में ही बनाया गया पॉलिसी था। 4 नंबर देखें, भारत में आधुनिक पूंजीवादी प्रतिष्ठान मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1860s में हुई थी। आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इससे ये जो आधुनिक पूंजीवादी प्रतिष्ठान शुरू हो गया भारत में, तो इससे तकलीफ किसको हुआ? इससे ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को तकलीफ होने लगा, उसके कान खड़े हो गए और वे भारतीय टैरिफ दरों का रिवीजन अपने अनुभागीय हितों के लिए करने लगे, सेक्शनल इंटरेस्ट्स के लिए। करने का मतलब उनका जो व्यापार जिस जिस कॉलोनी में था या फिर इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ था उसके लिए तो करने लगा। ये टैरिफ रेट का रिवीजन करना शुरू कर दिया ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ने। और ये इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है कॉटन शुल्क विवाद, कंट्रोवर्सी ओवर कॉटन ड्यूटी। ऐसा होना शुरू हो गया। 5 नंबर देखें, कॉटन शुल्कों पर विवाद किस कारण था? तो कॉटन शुल्कों पर विवाद देखिए ऑप्शन, ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा लामबंदी करने पर इसमें बार बार फेरबदल करना, ये सही है। जी देखें, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा लामबंदी करने पर इसमें बार बार फेरबदल करना, ये गलत है। और सी देखें, स्टर्लिंग पाउंड रुपया एक्सचेंज रेशियो विनिमय अनुपात की हेराफेरी भारतीय उद्योग और विदेश व्यापार के नुकसान के लिए करना, ये सही है। डी नंबर, स्टर्लिंग पाउंड रुपया विनिमय अनुपात की हेराफेरी ब्रिटिश उद्योग और विदेश व्यापार के नुकसान के लिए करना, ये गलत है। तो इसमें सही कौन कौन हुआ? ए सही हुआ, सी सही हुआ। आंसर इसका ई होगा। ये सब फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ए और सी सही है इसमें। 6 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में ठहराव आया, स्टैग्नेशन की स्थिति आई इंडियन इकोनॉमी में? अत्यधिक खर्चीली नागरिक और सैन्य प्रशासन, यानी एक्स्ट्रावेगेंट सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। डी देखें, भारतीयों को उच्च
पदों से वंचित रखना। डिनायल ऑफ हाई पोस्ट टू इंडियंस, ये भी सही है। ये देखें, सदा बढ़ती गृह शुल्क, एवर माउंटिंग होम चार्जेस, ये भी सही है। डी देखें, भारत से धन का लगातार पलायन, कंटिन्यूस ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, ये भी सही है। चारों के चारों ऑप्शन सही है। और इन्हीं सब कारणों से इंडियन इकोनॉमी में स्टैग्नेशन की स्थिति आ गई थी, ठहराव की स्थिति आ गई थी। तो इसका आंसर ई चला गया। ऑल आर करेक्ट। 7 नंबर देखें, भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान कितने दुर्भिक्ष आए? अच्छा प्रश्न है। उत्तरार्ध है, यानी कि 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, वही उत्तरार्ध हुआ। तो उस समय, उसके दौरान 24 दुर्भिक्ष आए, अकाल आए, फैमिन जिसको बोलते हैं। और वो भारत के कई हिस्सों में आए। उसमें जो डेथ टोल एस्टिमेट किया गया, आकलित किया गया, वो 28.5 मिलियन था मौत, इतना आदमी मर गया। और बार बार दुर्भिक्षों का आना यानी अकालों का आना भारतीय आर्थिक जीवन का नियमित विशेषता बन गया था, रेगुलर फीचर्स बन गया था ये सब। और सबसे खराब बात तो यह थी कि इन दुर्भिक्षों के समय भी भारत से खाद्यान्नों का निर्यात जारी रहा। इतना केयरलेस रूलिंग था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, तो कुछ मतलब नहीं था पब्लिक के लाइफ से। 24 हो गया इसका आंसर। 8 नंबर देखें, भारत में बढ़ती गरीबी का सिद्धांत किसने विकसित किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में बढ़ती गरीबी का सिद्धांत, इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन इंडिया का थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी इन इंडिया किसने डेवलप किया? देखिए, भारतीय राष्ट्रवादियों ने, साम्राज्यवादी ब्रिटिशों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये इंडियन नेशनलिस्ट ही थे जो इस तरह का थ्योरी डेवलप किए हैं। और ये समय की मांग भी थी, क्योंकि बहुत ही शोषणकारी आर्थिक नीतियों का सहारा लिया जा रहा था ब्रिटिशर के द्वारा। तो देखिए, ब्रिटेन का जो भारत विरोधी आर्थिक नीतियां थी, उसको इसका जिम्मेदार ठहराया गया इस थ्योरी में। इस सिद्धांत में गरीबी को विदेशी शासन के साथ जोड़ा गया, अर्थात विदेशी शासन से भारत की यह दुर्दशा हुई है, ऐसा कहा गया। और यह मनोविज्ञान विदेशी शासन के लिए घृणा और स्वदेशी वस्तुओं तथा स्वदेशी शासन के लिए प्रेम पैदा किया। इससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। इस तरह का काम हुआ। 9 नंबर देखें, लीटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ शासन विरोधी आंदोलन में उत्प्रेरक बनी। उनकी दोषपूर्ण नीतियों में कौन शामिल नहीं था? लेकिन लीटन को याद करें, और ये रिएक्शनिस्ट कहलाते हैं। तो देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्मी आर्म्स एक्ट, आईसीएस परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाया गया, आईसीएस परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा घटाया गया। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, घटाया गया था सीमा। ये दोनों तो है ही, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, ये 1878 का एक्ट है ये सब। और ये जो आईसीएस एग्ज़ाम में मैक्सिमम एज लिमिट था, उसको 21 से घटा के 19 किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर सी गलत हो गया। और ये लीटन के द्वारा लाई गई नीतियाँ व अधिनियम
शॉर्ट साइटेड एवं अनपॉपुलर थी, जिससे शासन विरोधी आंदोलन को और उकसा दिया। तो ये आंसर हो गया इसका सी। दस नंबर देखें, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन उस समय किया गया जब देश भीषण अकाल की गिरफ्त में था। यह दरबार कब लगाया गया? ये वेल नोन क्वेश्चन है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम में पूछता है दिल्ली दरबार के बारे में। और दुर्भिक्ष के समय ये लगाया गया था दरबार। तो देखिए, दुर्भिक्ष के भीषण गिरफ्त में 19वीं सदी के सेकेंड हाफ में भारत था उसके गिरफ्त में। तो आप उससे भी तो ये कर सकते हैं कि कब हुआ होगा, लेकिन अगर ऑप्शन करीबी हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो याद रखना ही बेहतर है। तो ये 1877 की बात है जब दिल्ली दरबार लगाया गया था। आंसर इसका बी हो जाएगा, 1877। और इस पर कलकत्ता के एक जर्नलिस्ट ने जो रिमार्क दिया वो सुन लीजिए। वो सीधे एक लोकप्रिय कहावत ही कह डाला कि नीरो वाज फीडलिंग वाइल रोम वाज बर्निंग, यानी रोम जब जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। नीरो वहाँ का निरंकुश शासक था। तो इस तरह से ये माइक्रो सेट संपन्न होता है। ये अच्छा सा प्रश्न है, इसको आप रिवाइज कर लें और फिर ये अच्छा रहेगा एग्ज़ाम पर्पज़ से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।